आज प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ने से पहले यह बता दें कि यह जो बुक है वो महेश कुमार बर्णवाल का बुक है, बिहार स्पेशल। अगर आप इस बुक के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको। यह बुक बहुत अच्छा क्वालिटी का बुक है, बहुत अच्छा है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 95% क्वेश्चन इसी बुक से रहता है, और भी बुक से रहता है, सिलेबस तो वही है। मतलब कंटेंट जो इसका है एकदम बहुत बेहतरीन है। आपको इसका लाइन बाय लाइन करके मैं लेक्चर बनाता हूँ, वीडियो बनाता, और आप मेरा यूट्यूब चैनल पे इसका लेक्चर मिलेगा आपको। अगर आपके लिए है तो आप इसे फॉलो करें, अच्छा लगे तो फॉलो करें, और नहीं लगे तो डिसलाइक मार दीजिए। फिर कारण बता दीजिए क्यों डिसलाइक किए हैं। अगर अच्छा लगे तो दूसरे के पास भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो मेरे भाई जो भी है तैयारी करता हो, अगर इस बुक का पढ़ नहीं पाता हो तो कम से कम इस बुक से फॉलो करके आराम से पढ़ लेगा, लेक्चर देखकर पढ़ लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक भी देख लिए, बिहार एक सामग्री, यही बुक है महेश कुमार बर्णवाल जी का। यहाँ आप इनका नाम देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बात क्या कर रहे हैं? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्राचीन बिहार के करके प्ले लिस्ट में प्रोफाइल होगा, उसमें और वीडियो अपलोड हो चुका है। तो हम आज शुरू करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जो ये मगध साम्राज्य है ना, ये अस्तित्व में कैसे आया इसके बारे में जानना है, ठीक। यानी मगध साम्राज्य का उत्पन्न कैसे हुआ। तब सबसे पहले जो मगध है ना, मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख आपको एक वेद समझते हैं, वेद अर्थवेद करके एक ग्रंथ है, हिंदू विधि ग्रंथ है हिंदुओं का। तो मगध धार्मिक ग्रंथ है। जो मगध है उसका नाम सबसे पहले अर्थवेद में उल्लेख किया गया है, उसके मगध के बारे में चर्चा किया गया है, मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध को देखिए, वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य में मगध में जो लोग रहते थे उन्हें इन शब्दों से पुकारा जाता था, वार्त्य। तो वैदिक साहित्य में मगध के जो लोग थे उनको क्या बोला जाता है, उनके लिए एक शब्द यूज होता था, उस शब्द का नाम है वात्य। जिसका देखिए वात्य है, जिसका अर्थ होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। समझ में आया? चलते हैं आगे। मगध राज्य का उल्लेख आपको महाभारत में भी मिलेगा। पहले तो मिलेगा सर्वप्रथम ऋग्वेद में। तो मगध राज्य का जो उल्लेख है आपको महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलेगा। महाभारत के अगर अनुसार बात किया जाए तो गंगा के दक्षिण में मगध स्थित है। गंगा के दक्षिण में। महाभारत में भी मगध साम्राज्य के बारे में उल्लेख है। अगर मगध साम्राज्य के अनुसार महाभारत के अनुसार अगर बात किया जाए मगध का, तो गंगा के दक्षिण में भी स्थित है, और उत्तर में विदेह राज्य स्थित है। उत्तर में तो गंगा के उत्तर में विदेह, दक्षिण में मगध। इसकी सीमा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक। इसके किसकी? मगध की सीमा पूरब में कहाँ से कहाँ? पूरब में चंपा अंग की राजधानी थी, वहाँ से पश्चिम में सोन नदी तक मगध की सीमा, मगध साम्राज्य की सीमा यहाँ तक थी।
उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में कहाँ तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत। देखिए इसकी सीमा, पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक था मगध साम्राज्य की। उत्तर में यानी उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्यन, यानी गंगा नदी से दक्षिण में विंध्यन पर्वत जो है वहाँ तक मगध साम्राज्य की सीमाएं लगती थी। मगध की राजधानी आपको याद रखना पड़ेगा राजगिरी या राजगृह, राजगीर या राज अथवा राजगृह अथवा गिरिवर्ज, ये तीनों नाम से जाना जाता है। मगध की जो राजधानी है उसको तो आपको पता होना चाहिए, प्राचीन राजधानी गिरिवर्ज, उसके बाद राजगृह, उसके बाद राजगीर बना। तो गिरिवर्ज से राजगृह बना, राजगृह से राजगीर बना। कहानी अब स्टार्ट होती है। इस मगध पे पहला वंश बृहदर्त वंश था। मगध तो भूमि है, नाम है यहाँ का, सीमा का मतलब उस क्षेत्र का, मगर उस पर पहला वंश जो आया वह बृहदर्त वंश आया। पूछ सकता है मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? बृहदर्त वंश था। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? बृहदर्त था। महाभारत पुराणों, यानी समझ में आ गया, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मतलब महाभारत और पुराण यह क्या कहता है कि चेदी राजवसु के पुत्र बृहदर्त। तो चेदी राजवसु के एक पुत्र था जिनका नाम था बृहदर्त। उन्होंने ही बृहदर्त वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर सबसे पहले की। महाभारत पुराणों के अनुसार चेदी राजवसु के एक लड़का था, पुत्र था, जिसका नाम था बृहदर्त। उसने ही अपने नाम पर बृहदर्त वंश की स्थापना की। इस वंश का कौन सा? बृहदर्त वंश का सबसे प्रतापी ताकतवर राजा वो था जरासंध। महाभारत में भी इस आदमी का नाम सुने होइएगा, अगर सीरियल देखे होइएगा तो। महाभारत तो कोई पढ़ा नहीं होगा। तो जो बृहदर्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? जरासंध था। और जरासंध का विवाह इसका सबसे रिलेशन, शादी वाला रिलेशन, जरासंध जो था इसका रिलेशन मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था। मथुरा के राजा एक कंस थे। मथुरा का राजा कंस थे, उनकी बहन से हुआ था किसकी? जरासंध का विवाह। अब देखिए, मथुरा के राजा की बहन थी और मथुरा का राजा कंस था। कंस की बहन की शादी जरासंध से होती है। महाभारत के अनुसार, यहाँ देखिएगा, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध की क्या कर दी? मल्ल युद्ध में पराजय कर उसकी हत्या कर दिया। मल्ल युद्ध हुआ, उसमें पराजय कर उसकी हत्या कर दिया। यानी श्री कृष्ण की सलाह से जो पांडव लोग थे उनमें एक भीम नाम का भी, पांडवों में एक नाम का भीम नाम का राजा हुआ करता था पांडव पुत्र में। उसने श्री कृष्ण की सलाह मानकर ठीक जरासंध को मल्ल युद्ध लड़ते लड़ते उसकी हत्या कर दिया। एक मान्यता, एक देखिए, ये सब मान्यता, ये सब सच्ची कहानी नहीं है। एक मान्यता के अनुसार
राजगिरी की चट्टानों पर आज भी मल्ल युद्ध, देखिए यह क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, मगर राजगिरी के जो चट्टान है उस पर आज भी मल्ल युद्ध के जो पद का चिन्ह है वह मतलब अभी भी साक्ष्य के रूप में उपस्थित है, परिलक्षित है, वहाँ उगा हुआ है चिन्ह। बृहदर्थ वंश का, अब देखिए वो तो पहला राजा योग्य राजा जरासंध था, पहला बृहदर्थ था, और बृहदर्थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय। बृहदर्थ वंश के अंतिम राजा कौन हुआ? रिपुंजय हुआ था, और वह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। जो रिपुंजय था वो कैसा राजा था? कमजोर और अयोग्य शासक था, और उसके मंत्री था जिसका मंत्री का नाम था पुलिक। मंत्री का क्या नाम था? पुलिक। तो जो बृहदर्थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था उस एक कमजोर और अयोग्य शासक था, और उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या कर दिया। किसकी? रिपुंजय की। उसकी मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। वो खुद नहीं बैठा, मंत्री था, उसकी हत्या करवा दिया। किसकी भाई? बृहदर्थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय की हत्या करवाकर उस गद्दी पर किसको बैठाया? अपने पुत्र को बैठाया। अब यहाँ से देखते हैं, वो जो पुत्र था अब हर्यक था, यानी इसका मतलब जो आप देखे हैं क्या, जो पुलिक का पुत्र कौन है? हर्यक है। बृहदर्थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय, इसकी हत्या पुलिक कराता है क्योंकि उसका मंत्री था, और अपना बेटा बृहदर्थ को उस गद्दी पर बैठा देता है, मगध साम्राज्य की गद्दी पर। किसको? हर्यक को। तो हर्यक वंश की स्थापना होगी। कहानी में फिर यहाँ से देखेंगे, जो बृहदर्थ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय तथा उसके पुत्र की महिये ने हत्या करके, यानी मंत्री ने हत्या करके अपना पुत्र बिंबिसार को 544 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। कहाँ? मगध के सिंहासन पर। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय और उसके पुत्र की हत्या उनके मंत्री द्वारा करा दी जाती है। वह मंत्री का नाम क्या है? तो पुलिक है, और पुलिक ने अपने पुत्र को, यानी उसका पुत्र कौन था? बिंबिसार था, उसको 544 में मगध की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखिए, बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया। अब क्वेश्चन आप याद रखिए, बृहदर्थ वंश की स्थापना, बृहदर्थ हर्यक वंश के संस्थापक मगध पर किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। और यह एक कुशल कूटनीतिज्ञ के साथ साथ साहसी योद्धा भी था। कौन? बिंबिसार साहसी योद्धा भी था। बिंबिसार ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह होशियार था, अगल बगल के राज्य से अगर वैवाहिक संबंध बना लेगा तो उससे कोई नहीं दबा पाएगा। जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएंगे, संबंधी बन जाएंगे। इसलिए बिंबिसार बहुत चालाक था, कूटनीतिज्ञ था। अनेक राज्यों से वह क्या किया? पहले वैवाहिक संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, शादी वाला वैवाहिक संबंध, तथा उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री, लिच्छवी की जो राजा था उसकी एक बेटी थी चेलना।
तो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी कौशला, उस कौशला देवी से शादी किया। मद्र नरेश यानी पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे शादी किया। देखिए 3 इसकी पत्नी जो थे वह इम्पोर्टेंट है। एक लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से, और माद्र राज यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किए। कौन? हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार जी ने। बिम्बिसार को कौशल नरेश ने, अब देखिए भाई बिम्बिसार जी जो हैं इनको दहेज में कुछ मिलेगा, और कौशल नरेश जो थे सेन प्रसेनजीत उनकी बहन थी कौन? कौशल देवी, उनको तो शादी की हुआ, यानी बिम्बिसार से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से तो शादी हुआ, मगर दहेज में भी उनको कुछ मिला। दहेज में उसे एक गांव मिला जिसका नाम है कसिया। गांव का नाम है कसिया, जो आधुनिक में काशी उसका नाम हो गया। उस समय कसिया गांव उनको दहेज में मिला था। क्या चीज़? कसिया गांव। कसिया गांव उनको दहेज में मिला था। बिम्बिसार को कौशल नरेश प्रसेनजीत के द्वारा अपनी बहन की शादी किए थे। तो अब यहाँ से इनका कैरेक्टर देखते हैं। बिम्बिसार ने अंग एक राज था महाजन पद। बिम्बिसार जी ने अंग पर अधिकार कर मगध में क्या किया? अधिकार कर मगध की राजधानी राजगिरी में स्थापित किया। देखिएगा, बिम्बिसार ने अंग राज्य पर अधिकार कर लिए और मगध की राजधानी कहाँ बनाते हैं? राजगिरी, यानी राजगिरी या राजगीर। बिम्बिसार जो थे, इन बिम्बिसार की जो समय था, शासन काल में मगध साम्राज्य उत्कर्ष आरंभ हुआ। उसका उन्नति स्टार्ट इसी समय से हुआ, मगध नरेश बिम्बिसार के समय से। अवंती राज है, तो बिम्बिसार ने अवंती राज के शासक जो हैं उनका नाम है चंडप्रघोत। क्या नाम है? चंडप्रघोत की चिकित्सा हेतु अपने राज वैद्य यानी जीवक को उज्जैन भेजा, जिससे दोनों राज्यों में क्या हुआ? मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ। रिलेशन तो नहीं बना वैवाहिक, मगर मित्रता, अवंती के साथ मित्रता अंग को बिम्बिसार जी ने मिला लिया। और अवंती के राजा चंडप्रघोत जो बीमार थे उनके लिए अपने, अब देखिए मगध साम्राज्य में जीवक जो है मगध साम्राज्य का चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैद्य है, और वह उस समय का टाइम जो था वह बिम्बिसार राजा थे उस समय, और उन्हीं ने बिम्बिसार ने उसके इलाज के लिए जीवक को उज्जैन भेजा, और जिसके कारण दोनों में मित्रता हो गई। बिम्बिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था। बिम्बिसार भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी। अस्थाई सेना, प्राचीन काल में बिम्बिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी, इसलिए उसे सैन्य नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? सैन्य नाम से भी जाना जाता है। किनको? अब क्वेश्चन आ जाए कि सैन्य नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बिम्बिसार को, क्योंकि वह भारतीय इतिहास का पहला शासक थे जिन्होंने अस्थाई सेना रखा। अस्थाई सेना का मतलब अपनी सेना रखा, उसका वेतन भी दिए।
बिम्बिसार ने सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किए। मतलब एक तो अस्थाई सेना, और इनकी सेना में सबसे पहले अगर किसी ने सेना में हाथी का प्रयोग किया था तो वह कौन थे? बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का शासनकाल 544 से ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बिम्बिसार का शासनकाल 544 से 452 ईसा पूर्व माना जाता है। बिम्बिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए, बिम्बिसार ने अपना सबसे बड़ा पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु उसके कनिष्ठ मतलब समझिएगा, यानी उनका पहला जो बेटा था वह दर्शक था, उसको उत्तराधिकारी तो बड़ा बेटा का ही हक हुआ, मगर उसके कनिष्ठ जो था मतलब उसका छोटा भाई, यानी संगत मतलब साथ ही पैदाइश हुआ, कनिष्ठ मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, तो परंतु उसके कनिष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। यानी बिम्बिसार जी को अजातशत्रु ने बंद करवा दिया, पकड़ के कारागाह में डाल दिया, और स्वयं शासक बन गया, स्वयं खुद को राजा बन गया। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु, इसका शासनकाल 493 से 461। समय इस प्राचीन काल का समय याद नहीं रही करिएगा तब भी चलेगा, एक बार पढ़ लीजिए, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अजातशत्रु का टाइम पीरियड कितना है? 493 से 461 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पिता बिम्बिसार के समान साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। मतलब कहने का मतलब जो अजातशत्रु भी था अपने पिता के जैसे योग्य और साम्राज्य को विस्तार करने वाला शासक था। और इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में 3 युद्ध हुए। कितना महत्वपूर्ण? 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। प्रथम युद्ध देखा जाए, पहला युद्ध जो हुआ, अजातशत्रु यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित कर संधि हेतु बाध्य किया, और उनकी पुत्री यानी मामा ही लगेंगे प्रसेनजीत काशी का, पुत्री वाजिरा से विवाह किया। कौन? अजातशत्रु से विवाह कर काशी का, अब ये काशी का क्षेत्र ये भी दहेज में ले लिए। अजातशत्रु पहला युद्ध काशी यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ लड़ाई करता है, युद्ध भी जीत जाता है, उनकी पुत्री से उनको बाध्य करता है संधि करने के लिए, और उनकी पुत्री से शादी भी कर लेता है। वाजिरा से शादी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त भी कर लेता है। दूसरा युद्ध के बारे में बात करें, अजातशत्रु दूसरा युद्ध किससे करते हैं? पहला काशी, दूसरा वैशाली से होता है। अजातशत्रु जी ने दूसरा युद्ध किससे किए? वैशाली से। और इस युद्ध में उनको युद्ध के क्रम में उसने पाटली ग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया। जब अजातशत्रु जी दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं वैशाली से, तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने पाटली ग्राम में एक छावनी का निर्माण करवाया, जो कालांतर में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। उन्होंने पाटली ग्राम से, अजातशत्रु ने पाटली ग्राम से एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया, जो कालांतर में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, और बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी भी बन गया पाटलिपुत्र। दूसरा युद्ध था। तीसरा युद्ध देखिए,
वज्जी संघ में फूट डालने में अजात शत्रु ने, माने वज्जी संघ एक गणराज्य था, इसमें फूट डालने में अजात शत्रु के मंत्री वस्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वज्जी में फूट डालने के लिए अजात शत्रु के मंत्री कौन है? वस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजात शत्रु ने महाशिलाकंटक रथ मुसल जैसे शस्त्र का प्रयोग किया वज्जी के लिए, और राजगृह की किलाबंदी भी करवाई अजात शत्रु ने लोगों से बचने के लिए, दुश्मनों से। और तृतीय युद्ध में लिच्छवियों को पराजित करने के पश्चात अजात शत्रु ने मल्ल पर आक्रमण किया। तृतीय युद्ध में लिच्छवी यानी वहीं वज्जी संघ के राजा लिच्छवी यानी लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजात शत्रु कहाँ चले जाते हैं? मल्ल। किस राज्य पर हमला करेंगे? मल्ल पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, शामिल कर लेंगे। उदयन कौन सा राजा होगा अजात शत्रु के बाद? उदयन होगा। उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर शासक बनता है। देखिए, अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दिया, राजा बना। उदयन अपने पिता अजात शत्रु को हत्या करके शासक बना और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाया। देखिए, पाटलिग्राम सैनिक बनाए थे, सैनिक छावनी अजात शत्रु बनाए थे, मगर उदयन जो है अपने पिता को हत्या करके राजा बनेगा, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाएगा और अपना राजधानी जो राजगृह है वहाँ से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र में क्या करेगा? स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करके लाएगा और वहाँ एक किले का निर्माण करवाया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। देखिए, अवंती के एक राजा पोलक था। पहले मित्रता इनके दादाजी के समय में अवंती से मित्रता चलता था, मगर अवंती के राजा पोलक जो था उदयन की हत्या कर दी और हर्यक वंश में अंतिम राजा कौन बना? नागदशक। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। जय हिंद।